एब्जॉर्प्शन एंड मार्जिनल कॉस्टिंग पार्ट 2। आज की क्लास में हम इनकम स्टेटमेंट अंडर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग उससे प्रिपेयर करेंगे और इसके बाद इनकम स्टेटमेंट अंडर मार्जिनल कॉस्टिंग वो प्रिपेयर करेंगे। ये हमारे पास राइट साइड पर स्क्रीन पर एक एग्जाम्पल मौजूद है या उसका डाटा मौजूद है। एग्जाम्पल में हमारे पास मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट 400 वो गिवन है, डायरेक्ट लेबर पर यूनिट 300 गिवन है, फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड पर यूनिट 200, फैक्ट्री ओवरहेड वेरिएबल पर यूनिट 100 ये मौजूद है गिवन है। टोटल कॉस्ट पर यूनिट इज़ 1000। कंपनी सेल्स यूनिट्स एट द रेट ऑफ 2000 पर यूनिट और 8000 यूनिट्स कंपनी ने सेल किए। प्रोडक्शन यूनिट्स है 10,000, कंपनी ने एक महीने में 10,000 यूनिट्स प्रोड्यूस किए। और ये पर यूनिट डाटा एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस वेरिएबल 50 पर यूनिट, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस फिक्स्ड 40 पर यूनिट, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस वेरिएबल 30 पर यूनिट, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस फिक्स्ड 20 पर यूनिट। ये हमारे पास एक एग्जाम्पल गिवन है और हमने इस एग्जाम्पल को सॉल्व करना है या प्रिपेयर करनी है इनकम स्टेटमेंट अंडर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। मंथ 1 के ऑपरेशंस हैं। सबसे पहले हम सेल्स से शुरू करेंगे। कंपनी की सेल्स और सेल्स कैलकुलेट करने के लिए हमें यूनिट्स, कंपनी ने 8000 यूनिट सेल किए और एक यूनिट 2000 का, तो टोटल सेल्स आपके पास 16 मिलियन, 1,60,00,000। इसके बाद ओपनिंग इन्वेंट्री या बिगिनिंग इन्वेंट्री। एग्जाम्पल में ओपनिंग इन्वेंट्री गिवन नहीं है, या तो लास्ट मंथ ओपनिंग इन्वेंट्री एंडिंग इन्वेंट्री नहीं थी, या कंपनी के फर्स्ट मंथ के ऑपरेशंस हैं। देयर आर 2 पॉसिबिलिटीज़। अगर क्वेश्चन में ओपनिंग इन्वेंट्री या बिगिनिंग इन्वेंट्री नहीं है तो फिर हम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन उसे कैलकुलेट करेंगे। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कैलकुलेट करने के लिए हमें कंपनी ने कितने यूनिट्स प्रोड्यूस किए और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे कॉस्ट पर यूनिट से 1000। यह हमारे पास टोटल अमाउंट आ रही है 10 मिलियन, 1 करोड़। ओपनिंग इन्वेंट्री अगर मौजूद होती तो ओपनिंग इन्वेंट्री और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन दोनों को ऐड कर देते, मगर चूँकि यहाँ पर ओपनिंग इन्वेंट्री मौजूद नहीं है तो हम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को ही रिकॉर्ड करेंगे नीचे। इसके बाद क्लोजिंग इन्वेंट्री। हमें क्लोजिंग इन्वेंट्री कैलकुलेट करनी। कंपनी ने 10,000 यूनिट्स, ये 10,000 यूनिट्स फर्स्ट मंथ में प्रोड्यूस किए और कंपनी ने फर्स्ट मंथ में 8,000 यूनिट्स सेल किए। तो 10,000 में से 8,000 यूनिट्स या 8,000 को माइनस किया, हमारे पास एंडिंग इन्वेंट्री आ गई 2,000 यूनिट्स, 2,000 यूनिट्स। यहाँ पर हमें एंडिंग इन्वेंट्री की अमाउंट कैलकुलेट करनी है और चूँकि एंडिंग इन्वेंट्री 2,000 यूनिट्स, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे कॉस्ट पर यूनिट से 1000 से। 2 मिलियन की एंडिंग इन्वेंट्री आ गई, 20 लाख की। अब इस अमाउंट में से इसको लेस किया तो हमारे पास कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आ जाएगा। ये हमने इसमें से एंडिंग इन्वेंट्री को माइनस कर दिया तो हमारे पास कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड 8 मिलियन 80 लाख रुपए। और ये कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड को हमने इस सेल्स में से माइनस कर देंगे, या सेल्स में से कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड माइनस होगा तो हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। सेल्स में से कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड को माइनस कर दिया तो ये हमारे पास 8 मिलियन ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। लेस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में पहला एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस में यहाँ सामने लिखा है फिक्स्ड और वेरिएबल दोनों को ऐड करेंगे। तो अब आप यहाँ पर देखें, मेरे पास सामने स्क्रीन पर एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस 50 पर यूनिट
एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस फिक्स्ड 40 पर यूनिट, दोनों के मैंने अगर हम इन दोनों को प्लस कर दें या ऐड कर दें तो हमारे पास ये आ गया 90, और इसे हम प्रोडक्शन कॉस्ट से मल्टीप्लाई कर देंगे प्रोडक्शन यूनिट से, तो हमारे पास आ गए 10,000 यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय 50 प्लस 40, तो टोटल एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस की अमाउंट है 900,000, 9 लाख रुपए। अब हमें कैलकुलेट करना है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, और इसमें भी फिक्स्ड और वेरिएबल दोनों को ऐड टोटल कर देंगे। तो हमारे पास सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस जो वेरिएबल हैं वो 30, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस जो वेरिएबल हैं वो 20। तो पहले हम यहाँ पर प्रोडक्शन या प्रोड्यूस यूनिट्स नहीं लेंगे, कंपनी ने जो यूनिट सेल किए हैं वो अमाउंट आएगी यहाँ वहाँ नंबर इज इक्वल, फिर आपके पास 8,000 यूनिट्स कंपनी ने इस महीने में 8,000 यूनिट सेल किए, और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम 30 प्लस 20, तो हमारे पास टोटल अमाउंट बन रही है 400,000। अब हमने इस 8 मिलियन में से 900,000 और 400,000 दोनों को माइनस कर देंगे, तो हमारे पास जो नेट इनकम आई वो 6.7 मिलियन, 67 लाख रुपए। ये हमने कैलकुलेट की इनकम स्टेटमेंट अंडर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग और मंथ 1 के ऑपरेशन से। फर्स्ट मंथ के एंड पर कंपनी को 6.7 मिलियन की नेट इनकम है। इसी एग्जाम्पल को हम इनकम स्टेटमेंट अंडर मार्जिनल कॉस्टिंग से कैलकुलेट करते हैं। अब हम इसी कंपनी में फर्स्ट मंथ के ऑपरेशंस में इनकम स्टेटमेंट अंडर मार्जिनल कॉस्टिंग उससे प्रिपेयर करेंगे। एग्जाम्पल में वही डेटा मौजूद है। यहाँ पर हमारे पास कंप्यूटेशन ऑफ कॉस्ट पर यूनिट में फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड मौजूद नहीं है, क्योंकि फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड इज़ नॉट द पार्ट ऑफ द मार्जिनल कॉस्टिंग। मार्जिनल कॉस्टिंग के प्रिंसिपल्स या उसके रूल्स के हिसाब से नहीं आती, तो टोटल कॉस्ट पर यूनिट 900 है। बाकी डेटा सेम एज पर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। चलिए हम फर्स्ट मंथ के ऑपरेशन से इनकम स्टेटमेंट बनाने शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे पास सेल्स, और इस सेल्स को कैलकुलेट करेंगे। कंपनी ने फर्स्ट मंथ में 8,000 यूनिट सेल किए। सेलिंग प्राइस हमारे पास 2,000, टोटल अमाउंट आ गई 16 मिलियन। नेक्स्ट हमने कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कैलकुलेट करना है, लेकिन यहाँ पर वेरिएबल कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कैलकुलेट करना है, तो वेरिएबल को रेड कलर से हाईलाइट कर दिए कि अब आपने कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड जो कैलकुलेट करेंगे वो वेरिएबल, इस पे फिक्स्ड एलिमेंट या फिक्स्ड पोर्शन शामिल या इंक्लूड नहीं है। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कैलकुलेट करने के लिए पहले हमें बिगिनिंग इन्वेंट्री, लेकिन क्वेश्चन के अंदर बिगिनिंग इन्वेंट्री की अमाउंट मौजूद नहीं है। या तो लास्ट ईयर या लास्ट मंथ में हमारे पास एंडिंग इन्वेंट्री 0 थी नहीं मौजूद, या फिर कंपनी के ऑपरेशंस पहले फर्स्ट मंथ के हैं। दोनों में से कोई भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। अब हम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को कैलकुलेट करेंगे। कंपनी ने इस मंथ में 10,000 यूनिट्स बनाए और कंपनी की कॉस्ट पर यूनिट 900, तो टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हमारे पास आ गई। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम 900 से, 9 मिलियन 90 लाख रुपए। अब यहाँ पर हम ओपनिंग इन्वेंट्री अगर होती क्वेश्चन में और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन दोनों को प्लस कर देंगे। दोनों को प्लस करने के बाद अब इसमें से हमने क्लोजिंग इन्वेंट्री और वेरिएबल एलिमेंट, क्लोजिंग इन्वेंट्री के अंदर फिक्स्ड पोर्शन या फिक्स्ड मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट को इंक्लूड नहीं करेंगे।
कंपनी ने मंथ 1 या फर्स्ट मंथ में 10,000 यूनिट्स प्रिपेयर किए, प्रोड्यूस किए, और उसमें से 8,000 यूनिट्स को सेल कर दिया। तो 10,000 में से 8,000 माइनस किए तो हमारे पास 2,000 यूनिट्स आ गए। और इस 2,000 यूनिट्स की कॉस्ट, इसको हम कॉस्ट पर यूनिट से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास कॉस्ट पर यूनिट 900 आ गया, और टोटल क्लोजिंग इन्वेंट्री 1.8 मिलियन, 18 लाख रुपए। अब हमें कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कैलकुलेट करना है, वेरिएबल कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। तो हम इस टोटल में से माइनस कर देंगे एंडिंग इन्वेंट्री को। तो हमारे पास 7.2 मिलियन, 72 लाख रुपए वेरिएबल कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कैलकुलेट हो गया। अब हमें ग्रॉस कंट्रीब्यूशन मार्जिन कैलकुलेट करना है। ग्रॉस कंट्रीब्यूशन मार्जिन के लिए हमने सेल्स में से माइनस करेंगे वेरिएबल कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो हमारे पास अमाउंट आ रही है 8.8 मिलियन, 88 लाख रुपए। ये हमारे पास ग्रॉस कंट्रीब्यूशन मार्जिन कहलाएगा। और इस ग्रॉस कंट्रीब्यूशन मार्जिन में से हमने एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस उसे माइनस कर देंगे। लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस का सिर्फ वेरिएबल एलिमेंट, मैं दोबारा रिपीट कर दूं, हमारे पास ग्रॉस कंट्रीब्यूशन मार्जिन की अमाउंट आ गई 8.8 मिलियन। और यहाँ पर हमने सबसे पहले जो आपने लेस करना है वो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस का वेरिएबल एलिमेंट। ये हमारे पास वेरिएबल एलिमेंट 50 पर यूनिट, ये यहाँ स्क्रीन पर मौजूद है राइट साइड पर। हम इसे कैलकुलेट करेंगे, इज इक्वल टू 10,000 यूनिट्स आपने प्रोड्यूस किए, और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम 50 पर यूनिट से। 500,000 इज दी एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस वेरिएबल की अमाउंट आ गई। अब हमें कैलकुलेट करना है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस वेरिएबल। अब यहाँ पर हमने सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस वेरिएबल की अमाउंट 30 उसे लेंगे, मगर इसे नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, बल्कि नंबर ऑफ यूनिट्स सेल, जितने कंपनी ने यूनिट्स सेल किए उससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो 8,000 को मल्टीप्लाई कर देंगे हम 30 से। $240,000 हमारे पास सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस वेरिएबल की अमाउंट आ गई। अब हमने ग्रॉस कंट्रीब्यूशन मार्जिन में से एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस वेरिएबल और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस वेरिएबल इससे माइनस करेंगे। तो हमारे पास जो अमाउंट आ रही है वो नेट कंट्रीब्यूशन मार्जिन, इसे हम नेट कंट्रीब्यूशन मार्जिन कहेंगे। और ये अमाउंट है 8,060,000, 8,60,000, 80,60,000। अब हमने यहाँ पर इसमें से लेस करना है फिक्स्ड कॉस्ट। फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड की अमाउंट इज दी पीरियड कॉस्ट, इसे हम पीरियड कॉस्ट ट्रीट करेंगे और इसे यहाँ से लेस कर देंगे। हमारे पास फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड की अमाउंट थी 100 रुपये पर यूनिट, और कंपनी ने प्रोड्यूस किए हैं 10,000 यूनिट्स। यहाँ पर 10,000 यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय 100 पर यूनिट आ गए, और 1 मिलियन टोटल फिक्स्ड कॉस्ट आ गई। और ऊपर रिकॉर्ड कर दिया हमने। फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड की अमाउंट कैलकुलेट की 1 मिलियन। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, अब हमें फिक्स्ड अमाउंट कैलकुलेट करनी है, और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस की फिक्स्ड अमाउंट है 40। तो यहाँ पर हमारे पास कंपनी ने कितने यूनिट्स प्रोड्यूस किए, 10,000 मल्टीप्लाई बाय हमारे पास फिक्स्ड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस है 40, इसको 40 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 400,000, 4 लाख रुपये। अब हमें कैलकुलेट करना है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस फिक्स्ड। तो कंपनी ने 8,000 यूनिट सेल किए,
मल्टीप्लाई बाय 20, तो ये अमाउंट आ गई 160,000, 1,60,000, और नेट इनकम 6.5 मिलियन, 65 लाख रुपए। इनकम स्टेटमेंट अंडर मार्जिनल कॉस्टिंग, इसमें जो हमारी नेट इनकम आई है वो 6.5 मिलियन, और इनकम स्टेटमेंट अंडर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, उसमें हमारे अमाउंट आ रही थी 6.7 मिलियन। दोनों इनकम स्टेटमेंट में जो डिफरेंस आ रहा है वो क्लोजिंग इन्वेंट्री का, और अगर हम इसकी रिकन्सिलेशन यहाँ प्रिपेयर करें, हेडिंग देंगे हम रिकन्सिलेशन, ऑफ प्रॉफिट, दोनों के प्रॉफिट को हम रिकंसाइल कर रहे हैं। यहाँ कहेंगे नेट इनकम अंडर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, हमारे पास नेट इनकम अंडर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग थी, वो अमाउंट आ रही थी 6.7 मिलियन, इसमें से हम लेस कर देंगे क्लोजिंग इन्वेंट्री डिफरेंस। दोनों इनकम स्टेटमेंट के अंदर जो क्लोजिंग इन्वेंट्रीज हैं उनका डिफरेंस पहले हम कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पर हमारे पास क्लोजिंग इन्वेंट्री की अमाउंट 1.8 मिलियन, हम इसके सामने यहाँ रिकॉर्ड कर देते हैं, ठीक। यहाँ पर हमारे पास क्लोजिंग इन्वेंट्री की अमाउंट 2 मिलियन आ रही थी, और यहाँ पर हम रिकॉर्ड करते हैं क्लोजिंग इन्वेंट्री अंडर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग 2 मिलियन और क्लोजिंग इन्वेंट्री अंडर मार्जिनल कॉस्टिंग इस 1.8 मिलियन, और इन दोनों का जो डिफरेंस है उसे हम यहाँ कैलकुलेट करेंगे और इसमें से इसको लेस कर देंगे हम। अब हमारे पास जो नेट इनकम 6.5 मिलियन, इसके सामने हम एंटर करेंगे नेट इनकम अंडर मार्जिनल कॉस्टिंग। ये हमने फर्स्ट मंथ के ऑपरेशंस की बेस पे इनकम स्टेटमेंट अंडर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग और इनकम स्टेटमेंट अंडर मार्जिनल कॉस्टिंग प्रिपेयर कर ली। अब फाइनल एक दफ़ा कंक्लूजन, एक रिव्यू, दोबारा रिव्यू करवा देते हैं। इनकम स्टेटमेंट अंडर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, सबसे पहले हमने सेल्स कैलकुलेट की। सेल्स में हमारे पास कंपनी ने जो यूनिट्स सेल किए उसको सेलिंग प्राइस से मल्टीप्लाई किया 2000, तो हमारे पास 16 मिलियन वो अमाउंट आ गई। क्वेश्चन में बिगिनिंग इन्वेंट्री मौजूद देंगे, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 10 मिलियन, और यही हमारी गुड्स अवेलेबल फॉर सेल है। यहाँ से हमने क्लोजिंग इन्वेंट्री को लेस किया। कंपनी ने फर्स्ट मंथ में 10,000 यूनिट्स बनाए थे
और इसमें से 8000 यूनिट्स को सेल कर दिया। 8000 को यूनिट्स को सेल किया तो हमारे पास जो एंडिंग इन्वेंट्री है वो 2000, और इसको कॉस्ट पर यूनिट से मल्टीप्लाई किया तो 22 मिलियन, 20 लाख रुपए। 10 मिलियन में से 2 मिलियन लेस किया तो हमारे पास कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड 8 मिलियन, और सेल्स में से कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड को लेस किया तो ग्रॉस प्रॉफिट हमारे पास 8 मिलियन आ गया। लेस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के बाद एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, फिक्स्ड और वेरिएबल दोनों को ऐड किया। हमने यहाँ फिक्स्ड और वेरिएबल दोनों की कॉस्ट पर यूनिट को ऐड किया और उसे नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस से मल्टीप्लाई कर दिया। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस में फिक्स्ड और वेरिएबल दोबारा हमने दोनों को प्लस किया, 30 और 20, ठीक। इसी तरीके से दोनों को प्लस करने के बाद हमने नंबर ऑफ यूनिट्स सेल, जितने यूनिट सेल किए उससे मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास 6.7 मिलियन। 80 लाख में से ये इन दोनों को लेस करने के बाद नेट इनकम कंपनी की 6.7 मिलियन आ गई। फिर हमने कैलकुलेट किया इनकम स्टेटमेंट अंडर मार्जिनल कॉस्टिंग, और इसमें हमारे पास पहले हमने कैलकुलेट किया वेरिएबल कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 7.2 मिलियन, और सेल्स में से हमने वेरिएबल कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को लेस करने के बाद ग्रॉस कंट्रीब्यूशन मार्जिन आ गया, और यहाँ से हमने एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस वेरिएबल और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस वेरिएबल उन्हें लेस कर दिया। इसका डाटा हमारे पास यहाँ अवेलेबल है, सेलिंग का और एडमिनिस्ट्रेटिव का वेरिएबल। इन्हें लेस करने के बाद हमारे पास नेट कंट्रीब्यूशन मार्जिन की अमाउंट आ गई, और इस नेट कंट्रीब्यूशन मार्जिन के बाद हमने फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड को लेस कर दिया। फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड की अमाउंट हमारे पास 100 पर यूनिट थी, और इसको हमने नंबर ऑफ यूनिट्स जो प्रोड्यूस किए उससे मल्टीप्लाई करके कैलकुलेट कर लिया। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस फिक्स्ड की अमाउंट आ गई, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस की फिक्स्ड की अमाउंट हमारे पास आ गई, और इन्हें लेस करने के बाद फाइनल हमारी नेट इनकम 6.5 मिलियन, 65 लाख रुपए आ गए। इसके बाद हमने रिकन्सिलेशन ऑफ प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। नेट इनकम अंडर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग 6.7 मिलियन। इसमें से क्लोजिंग इन्वेंट्री का जो डिफरेंस है दोनों इनकम स्टेटमेंट में वो 200,000, यहाँ पर मैंने मेंशन कर दिया। क्लोजिंग इन्वेंट्री अंडर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग 2 मिलियन 20 लाख, और क्लोजिंग इन्वेंट्री अंडर मार्जिनल कॉस्टिंग 1.8 मिलियन, दोनों का जो डिफरेंस है वो 200,000। इसमें से इसको लेस करेंगे तो हमारे पास इनकम, नेट इनकम अंडर मार्जिनल कॉस्टिंग वो आ जाएगी, और इसी तरीके से हमारा प्रॉफिट भी रिकंसाइल हो जाएगा। Okay, thank you. Everything you need to pass the professional certifications. CFA CMA FRMACCA certificate in IFRS. WhatsApp number +92334-337-5070. jbizsolutions.com. CFA qualification that increase your financial analyst skills. For level 1, level 2 and level 3. jbizsolutions.com. The skills you need and the experience you want. When you need a candidate with expert skills, start your search with FRM. CMA qualification that increase your management accounting skills. For part 1 and part 2. A career that's as flexible as you want to be. Certificate in IFRS that increase your financial reporting skills. For Module 1, Module 2, Module 3 and Module 4. JBiz Solutions. Contact WhatsApp number +92334-337-5070. jbizsolutions.com